मेरी सास सुबह सुबह ही मुझसे अजीब जिद करने लगी। चलो मेरे साथ कफन की दुकान पर, मैं कफन लेकर घर में रखना चाहती हूँ। सास की अजीबोगरीब ख्वाहिश सुनकर मेरा तो दिमाग घूम गया था। माँ जी, आपको क्या हो गया है? अच्छा भला खुशियों से भरा घर है हमारा, आप हर वक्त ऐसी बातें करके क्यों सबको परेशान करती रहती हैं? मेरी बात सुनना थी कि मेरी सास तो उखड़ गई। तुझे इतनी नफरत है ना कफन से, शर्त लगा ले तुझे कभी कफन नसीब नहीं होगा। मरने के बाद तू बिना कफन के दफन होगी। मेरी सास ऐसी बातें करके मेरा दिल दुखा रही थी, मगर मैं कफन लेने के हक में हरगिज नहीं थी। आप जो भी कहें, मैं आपके साथ कफन की दुकान पर नहीं जाऊंगी। मेरी सास ने मुझसे कहा कि वो घर में कफन लेकर इसलिए रखना चाहती हैं ताकि अगर घर में कभी कोई इमरजेंसी हो जाए तो हमें बाजार ना भागना पड़े। उन्होंने कहा कि पहले बुजुर्ग भी तो ऐसा ही करते थे, आजकल के लोग मौत के नाम से डरने लगे हैं। लेकिन हकीकत तो ये है कि इंसान कभी भी मौत के मुंह में जा सकता है, इसीलिए घर में कफन और इत्र वगैरह होना चाहिए। किसी की भी मौत हो सकती है। तभी उन्होंने एक अजीब बात बोली, तुम देख लेना शहाना, तुम्हें कभी कफन नसीब नहीं होगा। अभी तुम बड़े बड़े बोल बोल रही हो, देख लेना बाद में तुम्हें कफन की कदर आएगी। मैं क्या जानती थी कि कफन की कदर के बारे में बात करने वाली खुद ऐसा एक वाकया कर गुजरेंगी जिस पर सभी लोग कान पकड़कर तौबा करेंगे, कानों को हाथ लगाएंगे, उनके कदमों तले से जमीन निकल जाएगी। मगर बात बढ़ते बढ़ते इस हद तक चली गई कि मेरी सास ने कहा कि वो आज ही अपने छोटे बेटे नईम की शादी करवाएंगी और नईम की शादी के बाद उसकी बीवी से सारी उम्मीदें वाबस्ता करेंगी। मैं समझी थी कि मेरी सास मजाक कर रही हैं। भला इतनी सी बात पर कोई सास दूसरी बहू लेकर आती है, वो भी अपने लाडले बेटे के लिए। बड़ी बहू की जिद में तो कोई रिश्ता नहीं किया जाता, पर मेरी सास ने तो मुझे हैरान ही कर दिया। मगरिब का वक्त था जब मेरी सास घर से निकल गई। आधे घंटे के बाद घर वापस आई। घर के दरवाजे पर दस्तक हुई। जब मैंने दरवाजा खोला तो सामने मेरी सास खड़ी थी। उनके साथ एक काले रंग के कपड़ों में मलबूस लड़की भी थी। लड़की की उम्र 26-27 साल लगती थी। वो बेपनाह खूबसूरत थी। उसका जिस्म भरा भरा था, चेहरे पर कोई दाग धब्बा नहीं था। वो बिल्कुल पुरकशिश और मासूम मालूम होती थी। मेरी सास ने मुझसे कहा कि मैं इसकी अपने बेटे से शादी करवाऊंगी। ये कौन है, कहाँ से आई है? मैंने अपनी सास से सवाल किया तो वो लचक दिखाकर बोली, अब तुम्हें ये बताने की ज़रूरत नहीं है मुझको कि मैं कहाँ से लेकर आई हूँ इसे, लेकिन ये मेरी बहू है और देख लेना ये मेरी हर बात मानेगी। मगर आपकी बहू कैसे हो गई? अभी तो इसका निकाह भी नहीं हुआ नईम के साथ, ये कहाँ से आ गई है लड़की? मेरे पूछने पर सास ने कहा कि सुबह इसका निकाह भी करवा दिया जाएगा। मैं हैरान थी, मेरी सास किस किस्म की बातें कर रही हैं। हालांकि उससे तो अपने बेटे की शादी धूमधाम से करनी चाहिए, मगर अचानक से घर में लड़की लाकर उन्होंने कह दिया कि ये मेरी बहू है। ये बात हजम करने वाली नहीं थी। फिर मेरी सास तो हर वक्त नमाज और तहज्जुद की पाबंदी करने वाली औरत थी। वो कैसे ऐसी बात कर सकती थी जिसका कोई सर हो ना कोई पैर हो? मुझे उम्मीद थी मेरी सास का बेटा यानी कि मेरा देवर नईम इस लड़की से शादी के लिए हरगिज नहीं मानेगा। जाहिर है किसी भी लड़की को घर उठाकर ले आने से वो घर का हिस्सा थोड़ी बन जाती है, मगर मेरी सास ने अपने बेटे को भी इस बात पर आमादा कर लिया कि वो इस लड़की से कल रात ही निकाह कर ले। यानी अगले दिन जुमे वाले दिन नईम का निकाह था। मेरी सास की हर बात मानी जा रही थी क्योंकि वो एक बेवा औरत थी। उन्होंने बहुत मेहनत से अपने बच्चों को पाल पोस कर बड़ा किया था, पर किसी के वहमो गुमान में भी नहीं था कि नईम की शादी की रात क्या हो जाएगा। हम में से तो किसी ने भी ऐसा नहीं सोचा था। हम तो लाख बातें करने के बावजूद भी नईम की खुशी में खुश हो रहे थे। आखिर अगले दिन नईम का निकाह कर दिया गया। नईम की दुल्हन को सजा संवर कर मैंने ही नईम के कमरे तक पहुंचाया था। वो लड़की बहुत डरी हुई और घबराई हुई लग रही थी। मुझे यूं लगा कि वो मुझसे कुछ कहना चाहती है। मैंने जब उसे नईम के कमरे में छोड़ा तो उसके लबों पर कोई बात थी, मगर शायद वो मुझसे कह नहीं पाई थी। वो बार बार मुझे ऐसी नज़र से देखती जैसे उसके दिल में बहुत कुछ है जिसे वो मुझ तक पहुंचाना चाहती है। पर मेरी सास बार बार उसे नईम के कमरे में बैठने के लिए कहती और मुझे वहां से उठने का। मैं अपनी सास के हुक्म की पाबंद थी, इसीलिए मैं तो नईम के कमरे से उठकर अपने कमरे में आ गई। पर मेरा दिल बड़ा अजीब हो रहा था। मैंने अपने शौहर से कहा कि आपने जो निकाह अपने भाई का करवाया है, कम से कम उस लड़की के बारे में किसी से पूछ तो लेते। ये कौन है, कहाँ से आई है, कैसी है, क्या करती है? मेरे शौहर ने हैरत का इजहार किया। बोला कि मुझे तो खुद नहीं पता कि अम्मी को हो क्या गया है। अम्मी तो बहुत राजदार औरत हैं, दीन वाली हैं,
पर्दा करने वाली हैं। इसके बावजूद भी तुमसे मामूली सी बहस करने के बाद वो अपने बेटे के लिए जाकर बहू ले आई। बात बड़ी अजीब है, क्योंकि अम्मी तो किसी की बहस का असर ही नहीं लेती। तुमने आखिर उनको ऐसा क्या कह दिया कि वो फटाफट जाकर नईम के लिए लड़की ले आई हैं? वो लड़की है कौन, मैं तो ये भी नहीं जानता हूँ। पर तुम खुद ही सोचो, हमारे रिश्तेदार आज हमारे बारे में क्या क्या बातें कर रहे होंगे। लड़की का खानदान होता तो हमें इतनी शर्मिंदगी ना उठाना पड़ती। मैं और मेरा शौहर अभी ये बातें कर ही रहे थे कि नईम के कमरे से चीखों की आवाज़ आने लगी। ऐसा लग रहा था कि कोई मौत के मुंह में जा रहा हो। हम लोग कमरे से बाहर आए तो कमरे से आवाज़ें शदीद तर होती जा रही थीं। मैं और मेरा शौहर नईम के घर के बाहर जाकर उसके दरवाजे पर दस्तक देने लगे। नईम ने कमरे का दरवाज़ा खोला। उसकी बीवी बुरी तरह चिल्ला रही थी। उसे देखकर हम सब भी परेशान हो गए। वो कहने लगी, मुझे यहाँ बहुत बेचैनी हो रही है, मैं इस घर में नहीं रह सकती, मुझे खुदा के लिए मेरे अब्बा के घर छोड़ आओ। नईम ने ये देखकर अपनी माँ को बुला लिया। मेरी सास भी हक्का बक्का खड़ी थी, जैसे उन्हें कुछ पता ही ना हो। फिर यकदम उनके चेहरे पर गुस्से के आसार आ गए। कहने लगी, खबरदार जो तूने इतना नाटक किया तो मैं तुझे गरीब समझकर अपने घर ब्याह लाई हूँ, और तू है कि मेरे बेटे की ज़िंदगी बर्बाद कर रही है। अगर चुपचाप अभी कमरे में नहीं गई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मेरी सास का रवैया देखकर वो लड़की मज़ीद रोने लगी। तब मैंने उससे कहा कि तुम मेरे कमरे में आ जाओ। मैंने अपने शौहर से कहा कि नईम के कमरे में आप सो जाएं, या फिर मैं और नईम की बीवी यहीं सो जाते हैं, आप यहाँ से चले जाएं। नईम को भी इस बात पर बड़ा ही बुरा महसूस हो रहा था। जाहिर है कोई भी शौहर अपनी बीवी से पहले ही दिन जुदाई बर्दाश्त नहीं कर सकता, मगर क्योंकि इसकी बीवी को सख्त बेचैनी हो रही थी तो हम उसे ये भी नहीं कह सकते थे कि तुम दोनों एक ही कमरे में रहो। ये बात बड़ी परेशान कर देने वाली थी। इस लड़की की चीखों पुकार पूरे घर को सर पर उठा लिया था। मेरी सास भी परेशान हो गई। कहने लगी कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है जो मैंने बिना पूछे इस लड़की को अपने बेटे के निकाह में दे दिया। मेरा बेटा तो इसकी खूबसूरती देखकर फिसल गया, पर मुझे अब अंदाज़ा हो रहा है कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। मेरी सास ने अपने इन खदशात का इजहार तो किया था। मेरे जहन में बार बार मेरी सास का बिगड़ा हुआ हुलिया आ रहा था, क्योंकि जैसे ही इस लड़की ने चीखना चिल्लाना शुरू किया था, मेरी सास अपने कमरे से बड़ी देर के बाद निकली थी। अमूमन सासों की नज़र तो बहू की हर आहट पर होती है, पर यहाँ इस लड़की की चीखों पुकार सुनने के तकरीबन 10 मिनट बाद मेरी सास अपने कमरे से निकली। और इस वक्त भी जब वो अपने कमरे से निकली तो उनके चेहरे पर हवाइयाँ उड़ रही थीं। हुलिया बिगड़ा हुआ था, ऐसे लग रहा था कि वो अपने कपड़े तब्दील करके यहाँ पहुंची हैं। सांस इतना फूला हुआ था जैसे कोई काम कर रही हो। उनको देखकर मैं हैरान हो गई थी। मैं अपनी सास पर शक भी तो नहीं कर सकती थी, और करती भी किस बात का शक। उनका हुलिया बिगड़ा हुआ था, सांसें बेतरतीब हो रही थीं। इस बात का मतलब क्या था? मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। मैं अपने कमरे में लेटी इस मंजर को अपने जहन में दोहरा रही थी। तभी मेरे शौहर ने कहा कि मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कल कुछ हो जाएगा। तुम्हें पता है कि अम्मा ने घर में 2-3 कफन भी बना रखे हैं। वो कहती हैं कि घर में ऐसी सूरत हाल के लिए कफन होने चाहिए। मैं तो अपनी सास की इस बात पर हैरान रह गई थी कि सास बार बार कफन लाकर घर में क्यों रखती हैं, और फिर मुझसे मामूली सी बहस करने के बाद उनका नई बहू लाना मेरी समझ से बाहर था। अब मेरा देवर और वो लड़की यानी मेरी देवरानी अलग अलग कमरों में थी, लेकिन मुझे सुबह होने का इंतज़ार था। सुबह जब मेरी आंख खुली तो मेरी सास ने नया शोर मचा दिया। बोली कि ये तो गजब हो गया है, बहू तो मिल ही नहीं रही, बहू रानी घर से गायब हो गई हैं। लगता है कि रात वाली बात पर उसने नाराज़गी इख्तियार कर ली है। आजकल की लड़कियों में तो ज़रा सा भी सब्र नहीं। शौहर से 2 दिन दूर रह जाएं तो इनकी हालत ख़राब हो जाती है। मेरी सास मेरे देवर नईम को डांट रही थी। बोली कि जाओ, जाकर सफ़िया के घर से उसे वापस ले आओ। अभी तो उसके निकाह और शादी को एक ही दिन हुआ है। ऐसे सफ़िया के घर जाकर बैठ जाएगी तो अच्छा नहीं लगेगा। अब मुझे पता चला कि मेरी सास ने दरअसल मोहल्ले की एक मामूली सी गरीब औरत सफ़िया के घर से अपने बेटे का रिश्ता किया था। पर यह रिश्ता इतनी अचानक क्यों किया था, इस बात का मुझे नहीं पता था। बहरहाल मेरे देवर ने कहा कि मैं चला जाऊंगा उसे लेने, पर इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि वो सफ़िया खाला के घर ही गई है। हो सकता है कि वो रात को ही घर छोड़कर चली गई हो। मैं तो उसके कमरे में भी नहीं सोया था। मेरी सास ने अपने बेटी से कहा कि बीवी नाराज़ हो जाए तो शौहर को ही जाना पड़ता है, इसीलिए तुम जाओ, जाकर उसे मना कर ले आओ। उस वक्त मेरी सास काफ़ी मुतमईन लग रही थी, मगर मेरा दिल बड़ा परेशान था। मेरे देवर के घर से जाने के बाद मैंने देखा कि मेरी सास अपने कमरे में जा रही थी। कहने लगी कि मैं अपने कमरे में कोई काम कर रही हूँ। ये कहकर उन्होंने कमरे का दरवाज़ा बंद कर दिया था।
पर मुझे हैरत इस बात की हो रही थी कि मेरी सास इतनी जल्दी कमरे का दरवाज़ा बंद नहीं करती थी, वो भी दिन दिहाड़े। तो हरगिज़ नहीं मेरे जहन में आया कि क्यों ना जाकर मैं अपनी सास के कमरे में झांकूं, देखूं कि वो कमरे में ऐसा क्या करती हैं कि हमें कमरे से बाहर निकाल देती हैं, या फिर घर वालों से पर्दा कर लेती हैं, अपने कमरे का दरवाज़ा भी बंद कर देती हैं। इसी बात की वजह जानने के लिए मैं अपनी सास के कमरे में बनी खिड़की के पास खड़ी होकर अंदर झांकने लगी। तब मैंने देखा कि सास तो अपने कमरे में मौजूद संदूक के अंदर रखे कफन अपने हाथ में देख रही थी। जैसे मेरी सास गौर से कफन को देख रही थी, ऐसा लग रहा था कि वो कफन में बहुत दिलचस्पी रखती हैं। मुझे इन पर तरस आने लगा। सोचने लगी कि शायद बुढ़ापे की वजह से वो मौत का वहम अपने सर में अपने जहन पर सवार किए बैठी हैं। अमूमन होता भी ऐसा ही है। जब बूढ़े लोग अपनी मौत के बारे में ज़्यादा सोचते हैं तो कफन और इत्र वगैरह जमा करना शुरू कर देते हैं। पर मुझे अपनी सास से, इनके हुलिये से, इनकी आवाज़ से ऐसा महसूस हरगिज़ नहीं होता था। मैं अपने कमरे में आ गई। अभी 2 घड़ी भी सुकून के गुजरे नहीं थे कि फ़ोन की घंटी ज़ोर ज़ोर से बजने लगी। मैंने फ़ोन उठाया तो ये फ़ोन अस्पताल से था। मेरे देवर नईम का नाम पूछकर बताया जाने लगा कि नईम साहब का एक्सीडेंट हो गया है, वो कोमा में जा चुके हैं। जबकि उनके साथ एक औरत भी मौजूद थी। औरत तो अपनी जान खो चुकी है, वो जान बहक हो गई हैं। आप लोग आकर एक लाश ले जाएं। और दूसरा, नईम साहब होश में नहीं आ रहे थे, वो कोमा में हैं, उनके लिए भी बंदोबस्त करना होगा, उनका ऑपरेशन करना पड़ेगा। ये बस सुनना था कि मेरे कदमों तले से ज़मीन निकल गई। मैंने जाकर अपनी सास को फ़ौरन इस खबर से आगाह किया तो कहने लगी, मेरी बहू मर गई। मैंने कल ही अपने बेटे की शादी की थी, मगर मेरे साथ ये होना था। इस उम्र में तो मुझे मरना चाहिए था। मरने की उम्र मेरी है, पर वो जवान लड़की इस दुनिया से चली गई। अल्लाह उसे जन्नत में जगह दे। मेरी सास की आंखों से आंसू बहने लगे। मुझे तो बेचारे नईम पर तरस आ रहा था, जो अपनी बीवी को लेने अपनी माँ, अपनी सास के घर गया था। रास्ते में नईम का बहुत बड़ा हादसा हो गया था, जिसमें उसकी बीवी की जान चली गई थी। ये बात बड़ी परेशान कुन थी। समझ में नहीं आता था कि क्या किया जाए। मेरे शौहर ने एक एम्बुलेंस किराए पर ले ली और उसी में मेरी देवरानी की लाश को रखा गया था। मुझे तो बेचारी लड़की पर तरस आ रहा था, जो शादी के पहले ही दिन अपनी ज़िंदगी की बाजी हार गई थी। लेकिन बस जो नसीब में लिखा वो तो होकर ही रहता है। हम लोग जब घर पहुंचे तो मेरी सास ने घर में सब औरतों को बताकर इकट्ठा कर लिया था कि उनकी बहू शादी के दूसरे दिन ही अपनी जान से चली गई। जब हम लोग एम्बुलेंस लेकर घर पहुंचे तो मेरी सास ने रोते पीटते हमें बताया कि गौरकर ने तो कब्र खोदने के लिए 5,000 रुपये मांगे हैं। बहरहाल वो 5,000 रुपये भी मेरे शौहर ने उन्हें दे दिए थे। 5,000 रुपये लेने के बाद मेरी सास ने फिर से रोना पीटना शुरू कर दिया। अरे मैं तो मर गई। मैंने सोचा भी नहीं था कि मेरी बहू इतनी जल्दी इस दुनिया से चली जाएगी, मगर मैंने जो कफन खरीदा था, जो मेरे काम आना था, जिसमें मैंने दफन होकर इस दुनिया से जाना था, वो तो मेरी बहू के काम आएगा। मैंने ये कब सोचा था, मैंने कब ये चाहा था। मेरी सास बड़े बैन कर रही थी, मगर फिर जैसे उन्हें अचानक कुछ याद आ गया, वो अपने कमरे में गई और जब वापस आई तो उनके चेहरे पर मजीद परेशानी थी। रो रो कर उन्होंने अपना बुरा हाल कर दिया। एक पर्ची उन्होंने अपने हाथ में तरोड़ मरोड़ कर पकड़ी हुई थी। वो पर्ची बार बार पढ़ती और हिचकियाँ लेकर रोती। क्या हुआ है अम्मा जी, आप इतना क्यों रो रही हैं? मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने बड़ा भयानक इंकशाफ किया। कहने लगी कि तुम नहीं जानती असल में हुआ क्या है। तुम्हारी देवरानी को पता नहीं कैसे इल्म था कि वो इस दुनिया से चली जाएगी। उसने मरते हुए ये वसीयत की है कि उसे बिना कफन के दफनाया जाए। मरते मरते कोई ढंग की बात कह कर जाती तो शायद मैं उसकी वसीयत भी पूरी कर देती, मगर ये वसीयत कैसे पूरी करूं? मेरी सास का रोना धोना देखकर आसपास की औरतों ने भी अपने मुंह पर हाथ रख दिया था। किसी को यकीन नहीं आ रहा था कि नईम की बीवी मरते मरते ऐसी वसीयत किए जाएगी जिस पर अमल करना भी मुश्किल हो जाएगा। मेरी सास का रोना धोना देखकर मुझे बहुत अफसोस हो रहा था। आहिस्ता आहिस्ता मोहल्ले के सभी लोग जमा होने लगे थे, पर मेरी सास ने कहा कि अब मैं घर के अंदर किसी को दाखिल नहीं होने दूंगी। फिर एक अजीब ऐलान कर दिया। कहने लगी, मैं अपनी बहू की वसीयत पर भी पूरा पूरा अमल करूंगी। अगर इसने एक वसीयत की है तो इसके पीछे कोई ना कोई हिकमत तो होगी ही, इसीलिए मैं अपनी बहू की इस बात पर अमल ज़रूर करूंगी जो इसने अपनी आखिरी वसीयत लिखी है। मैं इसे कफन के बिना ही दफन करूंगी, मगर ऐसा करने के लिए मैं ख़ास इंतजामात करूंगी। सभी औरतें हैरान ज़दा रह गई थीं। आप अपनी बहू को बिना कफन के कैसे दफन करेंगी? ये तो लाश की बेहुरमती हो जाएगी, मोहल्ले की ही एक औरत ने कहा था। मेरी सास ने अपने माथे पर हाथ मारकर पीटना शुरू कर दिया।
तो फिर मुझे ही कुछ करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। मैं अपनी बहू की वसीयत को मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज भी तो नहीं कर सकती। तुम लोग मेरे दिल की हालत को भी तो समझो। मैं अपनी बहू को कल ही लेकर आई थी, मैंने उसे कल ही ब्याह कर अपने घर लाई, अपने बेटे की अमानत बनाया था। और अब देखो, मैं इतनी जल्दी कैसे मान लूं कि मैं अपनी बहू को उसकी वसीयत पूरे किए बगैर दफन कर दूंगी। ऐसा कर लेती हूँ कि कल अपनी बहू को दफनाऊंगी। आज रात ये मेरे पास ही रहेगी, कल अल्लाह करे मेरा बेटा भी होश में आ जाए। मेरी सास की ये बात सुनना थी कि सब लोग हक्का बक्का रह गए। किसी ने भी सोचा नहीं था कि वो एक मुर्दा औरत को अपने घर रखने की बात करेंगी, क्योंकि ऐसा करना जाहिर है ना सिर्फ असूल के खिलाफ था बल्कि शरीयत के भी खिलाफ था। और अजीब भी लग रहा था, मुझे तो डर भी लग रहा था कि एक लाश को घर में रखना खतरे से खाली नहीं था। मेरी सास ने कोई बात नहीं सुनी और जिद पर अड़ गई। उन्होंने अपनी बहू की लाश अपने कमरे में रखने का हुक्म दिया। बोली कि मैं किसी सूरत भी अपनी बहू की वसीयत पूरी किए बगैर या कुछ हल निकाले बगैर दफन नहीं करूंगी। बहरहाल लाश को मेरी सास के कमरे में पहुंचा दिया गया था, क्योंकि बकौल मेरी सास के वो पूरी रात बैठकर सोचेंगी कि उन्हें क्या करना है। आहिस्ता आहिस्ता मेरी सास की जिद के सामने सब लोगों ने सर झुका लिया था। किसी में भी हिम्मत नहीं थी कि वो मेरी सास से इख्तलाफ कर सके या उन्हें कायल कर सके कि आपको अपनी बहू को दफना देना चाहिए, मैयत घर में रखना कोई अच्छी बात नहीं है। सब लोग घर जाने लगे। बाद में मेरी सास अपने कमरे का दरवाज़ा बंद कर लिया। अब दूसरी बार मेरी सास ने दरवाज़ा बंद किया तो मुझे इनकी जहनी हालत पर शक होने लगा था। मुझे पक्का यकीन हो गया था कि वो जहनी तौर पर सही नहीं है। अगर इनका जहनी तवाज़ुन सही होता तो यकीनन वो ऐसी बात नहीं करती। आधी रात को मेरी सास के कमरे से चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आने लगी। हम लोगों को मजबूरन अपनी सास के कमरे में जाना पड़ा। मेरी सास तो रो रो कर पागल हो रही थी, उनकी चीखें कमरे से बाहर जा रही थी। हम लोग हैरान थे कि वो ऐसा क्यों कर रही हैं। पर जब मेरी नज़र कफन में मौजूद लाश पर पड़ी तो मेरी और मेरे शौहर की भी चीखें निकल गई थी। खासकर मेरे शौहर के तो कदमों तले से ज़मीन निकल गई थी। वो वहीं बैठकर रोने लगे थे। नईम की बहन के मरने का मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था। मेरे तो गुमान में भी नहीं था कि कफन में लिपटी लाश सफ़िया की बेटी की नहीं बल्कि मेरी सास की अपनी बेटी की है। और इसी वजह से तो सफ़िया ने अपने ज़्यादा गम का इजहार नहीं किया था। ये राज तो बाद में खुला कि नईम अपनी बहन से मिलने के लिए घर गया था। पहले वो अपनी बहन से मिलकर इसके बाद सफ़िया के घर जाने वाला था। बहन भी शादी की दावत में नहीं आई थी। इसने कहा कि मैं भी साथ चलती हूँ। रास्ते में हादसा हो गया और यूँ बात कहाँ से कहाँ पहुँच गई। मेरी सास को अब एहसास हो चुका था कि सामने मौजूद लाश उनकी बेटी की है। वो धाड़े मार मार कर रोने लगी, ज़मीन पर हाथ मार मार कर बैन करने लगी। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। ये मैंने क्या कर दिया खुदाया, मुझे तो इस बात का यकीन ही नहीं था। खुदा ने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया। लोगों कभी भूल कर भी लालच मत करना, लोगों कभी भूल कर भी लालच मत करना। मेरी सास रो रो कर सबको बता रही थी, मगर कमरे में तो सिर्फ मैं और मेरा शौहर ही थे। मैं जादू सीखना चाहती थी। ये मैंने क्या कर दिया। मैंने दियाली की बात ना मानकर कफन पर अमल करने के लिए इतना बड़ा झूठ बोला। काश कि मुझे इस वक्त पता होता कि ये मेरी बेटी की लाश है। काश मैं जान जाती कि जादू की नहुसत मेरे घर तक पहुंच चुकी है। काश मैं वक्त पर समझ जाती तो मैं खाली हाथ न होती। मेरा बेटा अस्पताल पहुंच गया, बेटी कब्र में पहुंच गई और मुझे क्या मिला। अपनी बहू को नीचा दिखाते दिखाते मैं कहाँ पहुंच गई। मेरी सास का रोना धोना देखकर मुझे और मेरे शौहर को तो यकीन नहीं आया कि ये सब कुछ भी मुमकिन है। मुझे तो इस वक्त अपनी सास की जहनी हालत पर शक हो रहा था, मगर फिर मैंने याद किया। बार बार अपने जहन में वो मंजर दोहराने पर मुझे यकीन हो गया कि वाकई मेरी सास इस जुर्म में मुलविस थी। भारी दिल से नईम और मेरे शौहर ने अपनी बहन को दफना दिया। मेरी सास ने भी इस काम से तौबा कर ली, मगर क्या फ़ायदा जब एक गुनाह से घर में इतने सारे नुकसान करवा लिए और अपने बेटे की शादी भी सफ़िया जैसी गरीब औरत की बेटी से कि वो उसे अपने अमल का हिस्सा बना सके। मेरी सास ने एक नहीं बल्कि बहुत सारी गलतियां की थी और अब उन ही गलतियों का खुमासा उन्हें ज़िंदगी भर भुगतना था, क्योंकि सफ़िया की बेटी कोई तरबियत याफ्ता सुलझी हुई गरीब लड़की नहीं थी, बल्कि वो एक मुंह फट और जुबान दराज लड़की थी। अपने बेटे को उन्होंने मजबूर ना किया होता तो शायद कोई सुलझी हुई लड़की भी मिल जाती। मगर कहते हैं ना कि इंसान की नीयत खोटी हो तो ख्वामा ख्वाह ही उसे ज़िंदगी में नुकसान उठाने पड़ते हैं, और शायद यही कुछ मेरी सास के साथ भी हुआ था।